दोस्तों, अगर आप एक यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के स्टूडेंट हैं एंड प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम को देने के लिए, सो आज आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं द्रव्य चैप्टर के पार्ट 2 में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बच गए थे उसको हमने कवर किया है। क्योंकि पहले पार्ट में हमने 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस चैप्टर से जो है वो बताया था, और ये सेकंड पार्ट है इस वीडियो सीरीज़ का। सो इसमें हम फिर से जो है वो टॉप 10 क्वेश्चंस बताएंगे आपको कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो आपके लिए इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। एंड इसके बाद भी अगर कोई जो क्वेश्चंस बच जाते हैं जो मुझे लगते हैं कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो डेफिनेटली मैं आपको एक और पार्ट बना के उन सारे क्वेश्चंस की जानकारी दे दूँगा। और अगर नहीं लगते हैं कि और भी कोई क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट बचे हैं, तो मैं डेफिनेटली न्यू चैप्टर स्टार्ट करूँगा। ठीक है दोस्त, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एंड चैनल पे पहली बार आते हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। अब जुड़ने का सेंस क्या है कि आपको सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल का आइकन प्रेस कर देना है। इससे क्या होगा दोस्त कि इससे जब भी हम अपनी वीडियोस डालेंगे, चाहे वो प्रिपरेशन की हो चाहे कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की हो, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिला करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोशन और स्वागत है आप सभी का पांडे जी टेक्निकल में। दोस्तों, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि धातुओं में जो है वो ऊष्मा चालकता और विद्युत चालकता का मान क्रमशः होता है। ठीक है, और यहाँ पे आप 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे, जिसमें पहला ऑप्शन उच्च होता है, दूसरा ऑप्शन निम्न होता है, तीसरा ऑप्शन अधातुओं से कम होता है, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, धातुओं में ऊष्मा चालकता और विद्युत चालकता दोनों का मान जो होता है वो उच्च होता है। तो ये बात हम ध्यान में रखेंगे धातुओं के रिस्पेक्ट में कि धातुओं में विद्युत चालकता और ऊष्मा चालकता का मान उच्च होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए को टिक करके आएंगे। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एंट्रेंस में पूछे जाते हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि भूपर्वपटी यानी कि अर्थ क्रस्ट यानी कि भूपर्वपटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। और यहाँ पे आप 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे, जिसमें पहला ऑप्शन आपका कह रहा है कि ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन पोटेशियम, तीसरा ऑप्शन सल्फर और चौथा ऑप्शन सोडियम। ठीक है, तो भूपर्वपटी यानी कि अर्थ क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन होता है। एंड इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसी टाइप का एक और क्वेश्चन जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो आगे आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि तत्वों को जो भूपर्वपटी पाई जाती है, जो जमीन के नीचे जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो होता है वो ऑक्सीजन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्त, बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि गैस द्रव की वह अवस्था है जिसका, और यहाँ पे आप 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे, जिसमें पहला ऑप्शन आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होते हैं, दूसरा ऑप्शन आयतन निश्चित होता है तथा आकार अनिश्चित होता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आयतन अनिश्चित तथा आकार निश्चित होता है, और चौथा ऑप्शन आपका है कि आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। तो देखिए, गैस जो होता है, गैस में आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित होते हैं। जैसा कि आप रियलाइज़ करते होंगे कि गैस जो होती है उसमें न ही आकार होता है और न ही आयतन होता है, तो दोनों अनिश्चित होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी को टिक करके आएंगे। ठीक है दोस्त, अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि निम्न में से कौन सा उत्तफुल्ल पदार्थ है। और देखिए, यहाँ पे आप 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे, जिसमें पहला ऑप्शन आपका है MgSO4, दूसरा ऑप्शन आपका कह रहा है कि Na2CO3 × 10H2O, तीसरा ऑप्शन है आपका ZnSO4 और चौथा ऑप्शन है आपका NaHCO3। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम उत्तफुल्ल पदार्थ को समझते हैं कि उत्तफुल्ल पदार्थ जो है वो वाकई में होता क्या है। ठीक है ना, तो देखिए, वो एक प्रकार के ऐसे क्रिस्टलीय यौगिक होते हैं जिसे हम अगर वायु में रखते हैं तो अपना कुछ जो क्रिस्टलीय जल होते हैं वो वायु को दे देते हैं। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ को हम उत्तफुल्ल पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो फिटकरी हो गया, फेरस सल्फेट हो गया जिसे हम हरा कशिश भी कहते हैं, और फिटकरी को पोटाश एलम भी कहते हैं।
ठीक है। तो फिटकरी हो गया, हरा कशिश यानी कि फेरस सल्फेट हो गया, और उसके बाद से धामन सोडा हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे जब आप ऑप्शंस की तरफ ध्यान देंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा धामन सोडा है, Na2CO3 × 10H2O। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा उत्तफुल पदार्थ होगा, इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी को टिक करके आएंगे, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्त। एंड ये क्वेश्चन जो है वो 2008 में आपके एंट्रेंस में पूछा गया है। सो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एंट्रेंस के लिए। ठीक है दोस्त। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि बिना गर्म किए किसी ताप पर किसी द्रव की सतह से अणुओं के धीरे धीरे वायु में मिलने की क्रिया को कहते हैं। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि बिना गर्म किए किसी ताप पर किसी द्रव की सतह से अणुओं को धीरे धीरे वायु में मिलने की क्रिया को कहते हैं। और यहाँ आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन क्वथन, दूसरा ऑप्शन निर्वात आसवन, आसवन, ठीक है, और तीसरा ऑप्शन वाष्पन, और चौथा ऑप्शन आसवन। ठीक है। तो देखिए जब भी हम किसी भी पदार्थ को बिना गर्म किए किसी भी ताप पर अगर वो हो और किसी भी ताप पर द्रव की सतह से अगर अणुओं के धीरे धीरे वायु में मिलते हुए हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि इसका वाष्पन हो रहा है, वेपोरेशन हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे वाष्पन जो होगा वो यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बिना गर्म किए किसी ताप पर किसी द्रव की सतह से अणुओं के धीरे धीरे वायु में मिलने की क्रिया को वाष्पन कहते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जब बर्फ़ पिघलती है तो अणुओं की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। और यहाँ पे आप 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे, जिसमें पहला ऑप्शन आपका कह रहा है कि अपरिवर्तित रहती है, स्थितिज ऊर्जा घटती है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है, तीसरा ऑप्शन आपका कह रहा है बढ़ती है, और चौथा ऑप्शन आपका कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो जब भी बर्फ़ पिघलती है तो अणुओं की स्थितिज ऊर्जा जो होती है, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, वो घटती जाती है। ठीक है। तो इस बात को हम ध्यान में रखेंगे कि जब भी बर्फ़ पिघलती है तो अणुओं की स्थितिज ऊर्जा घटती जाती है। तो इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। सो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी को टिक करके आएंगे। देखिए दोस्त, अब जो मैंने कहा था कि उस जो पहले क्वेश्चन हमने पढ़ा था उसमें कहा था कि इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, एक इसी टाइप का क्वेश्चन आगे आने वाला है। वो क्वेश्चन ये है कि भूगर्भ यानी कि पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है। पहले जो क्वेश्चन था उसमें ये पूछा गया था कि भूगर्भ में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, और यहाँ पे पूछा गया है कि सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। और यहाँ आप 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे, जिसमें पहला ऑप्शन लोहा, दूसरा ऑप्शन तांबा, तीसरा ऑप्शन एल्युमिनियम, और चौथा ऑप्शन चांदी। तो देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी पॉपुलर है, आप जो है वो इसका आंसर आई थिंक जानते होंगे। अगर आप जानते हैं तो फटाफट हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है। तो चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ कि पृथ्वी में जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला मेटल होता है, जो धातु होता है, वो हमारा एल्युमिनियम होता है। ठीक है। जिसका संकेत Al होता है। ठीक है। कैपिटल A और स्मॉल l। ठीक है। तो इसे हम ध्यान में रखेंगे, ये एल्युमिनियम का संकेत है और ये पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु है। ठीक है। तो इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि जल में अघुलनशील अशुद्धियाँ इसके, और यहाँ पे 4 ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, जिसमें पहला ऑप्शन क्वथनांक को कम कर देती हैं, दूसरा ऑप्शन क्वथनांक को बढ़ा देती हैं, तीसरा ऑप्शन हिमांक को बढ़ा देती हैं, और चौथा ऑप्शन हिमांक पर कोई प्रभाव नहीं डालती। तो जल में घुलनशील अशुद्धियाँ जो होती हैं, जो इम्प्योरिटीज़ जल में जो है वो घुली होती हैं, वो उसके क्वथनांक को बढ़ा देती हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसमें मैंने बताया था कि जब भी जो है वो जल में कोई भी अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं तो उसके क्वथनांक को बढ़ा देती हैं। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसके पहले हम एक और जानकारी ले लें कि हिमांक पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जल में अगर अशुद्धियाँ बढ़ाई जाती हैं तो हिमांक जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है ना। तो वो हिमांक कम हो जाएगा, क्वथनांक बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में पूछा है कि जल में घुलनशील अशुद्धियाँ इसके क्वथनांक को बढ़ा देती हैं, इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी को टिक करके आएंगे। ठीक है दोस्त। क्योंकि यहाँ पे हिमांक को बढ़ा देती हैं लिखा है, हिमांक को कम कर देती लिखा रहता तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही रहता, बट यहाँ पे जो है
वो हिमांक को बढ़ा देती हैं, तो वाकई में हिमांक को बढ़ाती नहीं हैं, हिमांक को कम कर देती हैं, और लेकिन क्वथनांक को बढ़ा देती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि नौसादर और नमक को पृथक यानी कि अलग किया जा सकता है, और यहाँ पे 4 ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, जिसमें पहला ऑप्शन क्रिस्टलन द्वारा, दूसरा ऑप्शन प्रभाजी क्रिस्टलन द्वारा, तीसरा ऑप्शन ऊर्ध्वपातन द्वारा, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए नौसादर जो होता है वो एक ऊर्ध्वपातज पदार्थ होता है, यानी कि अगर किसी भी ठोस पदार्थ को अगर हम गर्म करते हैं तो वो बिना द्रव की अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे गैस अवस्था में अगर परिवर्तित हो जाता है तो उसे हम ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो नौसादर ऊर्ध्वपातज पदार्थ होता है और नमक नहीं होता है, इसलिए हम नौसादर और नमक को ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा हम इसमें डिफरेंस कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं इसको, कि ये नौसादर है और ये नमक है। सो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ऊर्ध्वपातन द्वारा हम नौसादर और नमक को अलग किया जा सकता है, यानी कि पृथक किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन देखिए आपको ईजी लगेगा, बट ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस में पूछा जा चुका है, आप देख सकते हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्न में कौन सा तत्व है, और ये क्वेश्चन 2006 में आपके जो है वो एंट्रेंस में पूछा गया था। ये क्वेश्चन में ऑप्शंस कुछ इस तरीके से हैं कि सिलिका, दूसरा ऑप्शन है आपका कांच, तीसरा ऑप्शन है आपका मैग्नीशियम, और चौथा ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो देखिए लड़के कहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिलिका को वो सिलिकॉन समझ बैठते हैं और सिलिका को टिक करके आ जाते हैं, बट ये सिलिका है, ये एक मिश्र धातु है जिसका सूत्र SiO2 होता है। ठीक है, तो इसे हम ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन देने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि आप इन सभी चीज़ों में डिफरेंस मालूम कर पाएँ। ठीक है, इसीलिए आपकी ये एंट्रेंस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सिलिका, दूसरा कांच, तीसरा मैग्नीशियम और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो कांच भी एक तत्व नहीं है, और मैग्नीशियम जो है वो हम जानते हैं कि एक तत्व है जिसका संकेत Mg होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्त, आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वाकई में आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक प्यारा सा कमेंट करके हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। एंड अगर सही में आपको वीडियो जो है वो हमारी पसंद आती हैं तो हमारे वीडियोज़ को आपको शेयर करना होगा अपने दोस्तों में। कम से कम दोस्तों अपने 5 दोस्तों में अपने शेयर कीजिए। एंड अगर आप अच्छे तरीके से हमारे चैनल से प्रिपरेशन करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आगे चल के जो है वो प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाली है। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, सभी वीडियोस को, एंड वीडियोस को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।